नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अर्श देओल से। अर्श देओल का जन्म हरियाणा के करनाल में एक किसान परिवार में हुआ, लेकिन दिल में एक्टर बनने के सपने के साथ 16 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया। 16 साल की उम्र में कुछ टीवी सीरियल में काम किया, लेकिन अर्श देओल का सपना फिल्मों में हीरो बनने का था और यह सपना पूरा हुआ फिल्म बिन फेरे फ्री में तेरे से। इस फिल्म में अर्श ने यशपाल शर्मा, गोविंद नामदेव, मुकेश तिवारी जैसे बड़े कलाकारों के साथ दमदार अभिनय किया। अर्श देओल ने वेब सीरीज मर्जी, कल्पना, संडे, एग्जिट में भी एक्टिंग का जलवा दिखाया। बहुत जल्द फिल्म इश्क अतरंगी और एनकाउंटर में हीरो के रोल में फिर से नजर आएंगे। अर्श देओल मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हैं और डांस इन्होंने मशहूर कोरियोग्राफर स्वर्गीय सरोज खान से सीखा है। एक्टर के साथ सिंगर भी हैं अर्श। बहुत जल्द इनका पंजाबी म्यूजिक वीडियो एल्बम भी लॉन्च होने वाला है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे इनके सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अर्श देओल। अर्श, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें सितारों की में। हाँ जी, नमस्ते भागीरथ जी। जी अर्श, आपका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ, एक किसान परिवार में। फिर आपका हरियाणा से मुंबई में आना कैसे हुआ और कब आपने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग की दुनिया में ही करियर बनाना है? सर, ये डिसाइड एक्चुअली बचपन से जब मैं फिल्में देखता था, मैंने धर्म जी की बहुत सारी फिल्में देखी हैं। तो उनको देख देख के ना मेरे अंदर भी ऐसा था कि यार मुझे भी धर्मेंद्र बनना है। तो वो सब चीजें मेरे अंदर समा गई। तो वो बचपन से ही शौक था, इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि चलो मुंबई जाना है। लेकिन मैं बहुत छोटा था, मैंने ना कुछ सीखा था, ना कुछ पढ़ा था, ना कुछ पता था मुझे, और स्टडी करते करते मैं मुंबई आ गया। और काफी बार मुंबई आने के बाद आना जाना लगा रहा। फिर मैंने एक्टिंग सीखी, डांस सीखा, फाइट सीखी, जो चीजें एक एक्टर में होनी चाहिए, उन सब चीजों को मैंने अपने आप में एक तैयारी की। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रगल स्टार्ट की। आपने फिल्म की थी सबसे पहले फिल्म बिन फेरे फ्री में तेरे से। इसमें हाँ जी आपको कैसे मौका मिला और क्या कुछ एक्सपीरियंस था इस फिल्म का आपका? और मैं सर, इसमें बिन जानना फेरे चाहूंगा, इस फिल्म का जो नाम है वो बड़ा थोड़ा सा बोलने में झिझकता है। आखिर ये फिल्म का नाम तय कैसे हुआ कि बिन फेरे फ्री में तेरे से? सर, एक्चुअली इस फिल्म का नाम पहले कुछ और था, सुनीता मर गई। जी। लेकिन जो डायरेक्टर थे वो इस नाम से सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इस फिल्म की कहानी ऐसी थी कि लड़के का एक लड़की के साथ प्यार हो जाता है और वो बार बार उसकी हॉस्पिटल में वो बीमार हो जाती है, जहर खा लेती है, और वो जाके छुप छुप के ना उसकी मांग भरने जाता है। तो मतलब ये उससे प्यार करता है और बार बार हॉस्पिटल में चोरी चोरी जाके उसकी मांग भरता रहता है। तो इस तरह से कहानी के हिसाब से बिन तेरे फ्री में तेरे इसका नाम रख दिया इन्होंने। जी, इसमें आपने यशपाल शर्मा, गोविंद नामदेव, मुकेश तिवारी जैसे सीनियर एक्टर के साथ आपने इसमें काम किया था और ये आपकी पहली फिल्म थी। तो किसान का यस। बेटा अर्श देओल इतने सीनियर और फेमस एक्टर के साथ काम कर रहा था, तो क्या पहले कोई थोड़ी सी झिझक थी या पहले शुरू से ही आप कंफर्टेबल थे इनके साथ एक्टिंग करने में? सर, मैंने तैयारी इतनी ज्यादा की थी, इससे पहले मुझे फिल्म मिली थी, वो बन नहीं पाई। भागलपुर राइट्स के ऊपर थी वो फिल्म। लेकिन वो कुछ वहाँ कानून के कुछ हिसाब से उन लोगों को लगा कि नहीं यार, ये फिल्म नहीं बना सकते आप। तो वो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट था, इसलिए उन्होंने बंद करवा दिया। और वो चीज थी कि मैं तैयार इतना था कि मुझे कॉन्फिडेंस था, और मैं जब शोरील लेकर अपनी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर के ऑफिस में जाता था और उनको दिखाता था, और वो बोलते थे यार बहुत अच्छा, तू कॉन्फिडेंस बहुत है तेरे अंदर, मार्शल आर्ट भी अच्छी करता है, डांस भी अच्छा करता है, और एक्टिंग स्किल्स भी तेरे बहुत अच्छे हैं। तो वो चीजों ने मेरे अंदर एक फोर्स किया हुआ था, मतलब मेरे अंदर एक जोश था उन चीजों को लेके। तो मैं डरा नहीं। मेरा पहला सीन गोविंद नामदेव, मुकेश तिवारी, हिमानी शिवपुरी, पहला सीन क्लाइमैक्स मेरी फिल्म का था, और मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था और एक इमोशनल सीन था। और मेरे उसी सीन को देखकर सब लोगों ने रोए भी और क्लैपिंग भी की कि यार पहला सीन और हमारे सामने तू कर गया, ये बहुत बड़ी बात है, लोग टिकते नहीं हमारे सामने। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक मतलब उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट था कि यार ये लड़का कर लेगा, अच्छा है, इसने बहुत अच्छा किया और आगे बढ़ेगा। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा था। जी, शेड्यूल क्या रहता था जब आप ये फिल्म कर रहे थे, क्योंकि आपकी पहली फिल्म थी? तो किस वक्त शूटिंग शुरुआत होती थी और कितने बजे तक चलती थी, और फिर क्या कुछ होता था शूटिंग में, हम जरा जानना चाहेंगे आपसे। सर, शूटिंग सुबह नॉर्मल शिफ्ट होती थी, सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक। और नहीं था फिर कुछ शूट मेरी सर्दियों में हुई थी, दिसंबर में चंडीगढ़ में शूटिंग हुई मेरी।
और मस्ती की, मजा किया, बहुत एंजॉय भी किया, काम करते थे, खुश भी रहते थे, खाते पीते थे, और फंड भी एंजॉय किया हम लोगों ने, चंडीगढ़ में थे तो बहुत मजा आया मतलब करके। और यही शेड्यूल था हमारा। जी, आपने कई वेब सीरीज भी की हैं, हम जानना चाहेंगे उन वेब सीरीज के बारे में। आप बताएं, आप किस तरह का रोल था उन वेब सीरीज में? सर वेब सीरीज फीमेल ओरिएंटेड थी। एक तो पीरियड्स थी जो लड़कियों को जो प्रॉब्लम होती है, मंथली प्रॉब्लम होती है, उस चीज को लेके कि वो बेचारी कितनी स्ट्रगल करती है, उनको ऑफिस भी जाना होता है, घर के काम भी करने होते हैं, और मंथली जो प्रॉब्लम होती है वो वही बता सकती है। वो एक माँ भी होती है, एक बहन भी होती है, एक पत्नी भी होती है। तो ये दर्द जो था वो उसमें दिखाया था, और उसमें मैंने उसके हस्बैंड का रोल किया था। और दूसरी की थी मैंने मर्जी। मर्जी के प्रोड्यूसर हैं अमरजीत बांगिया जी, जो मेरे बहुत अच्छे मतलब मुझे प्यार भी करते हैं और मेरे अंकल भी लगते हैं। और उसमें भी सेम मतलब फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट था, उसमें भी काफी अच्छा काम था मेरा। और तीसरी एग्जिट है, वो एक स्टोरी राइटर की कहानी है, जिसमें मैं कुछ भी इमेजिन करता हूँ, लिखता हूँ, और मेरे सामने वो कैरेक्टर आ जाते हैं। और इस तरह से 3-4 जो वेब सीरीज है अलग अलग जोन में है। इनकाउंटर 4 जो है, उसमें 4 लड़कों की स्टोरी है, वो एक दूसरे का इनकाउंटर करते हैं। और इश्क तरंगी में एक बड़ा मतलब मस्ती वाला लड़का बना हूँ, होटल का मालिक हूँ, एक लड़की से, गरीब लड़की से प्यार होता है। मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करते कि यार तू एक गरीब लड़की से शादी करना चाह रहा है, तो मैं उनसे थोड़ा सा मतलब मेरा झगड़ा हो जाता है उनसे, और मैं अकेला रहता हूँ। जी। और फिर ये हेमंत पांडे और विजेंद्र काला जी मुझे सपोर्ट करते हैं, और बाद में शादी हो जाती है उस लड़की के साथ। अच्छा, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप अपने राइट में हो जाएं तो क्या हम पूरी तरह से आपको बेहतर देख पाएंगे। थोड़ा सा आप राइट हो जाएं आप। सर आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। बट बिल्कुल। मैं तो आपको देख ही नहीं पा रहा हूँ। जी जी जी। अच्छा, जी। अभी देख पा रहे हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ अब ठीक है, बिल्कुल अब आप प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं आप। जी। अच्छा, आप ओके। एक किसान परिवार में आपका जन्म हुआ, तो बचपन किस तरह से बीता आपका? सर मेरा बचपन मतलब एक किसान के बेटे का बचपन कैसे गुजरेगा। मतलब स्कूल जाना, आके घर पे मतलब खेलना कूदना, खेतों में जाना, पापा के साथ एंजॉय करना। मतलब एक हेल्दी परिवार से हूँ मैं, और खाने पीने का बड़ा शौक था मुझे, दूध पीना, घी खाना, खेतों में जाके जो भी सब्जियां या फल वगैरह जो होते थे वो खाना पीना, और इस तरह की चीजें। मतलब एक अच्छा मतलब अच्छा बचपन था मेरा, बड़ा मस्ती वाला था, जिस तरह हर बच्चे का होता है वैसा ही कुछ जी। मेरा भी था। जब आपने बताया अपने घर वालों को कि मुझे एक्टर बनना है, मैं फिल्म करने जाऊंगा, मुझे मुंबई जाना है, मुझे मुंबई इंडस्ट्री में कुछ नाम कमाना है, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था उस वक्त? घर वाले बोलते थे यार तू बहुत छोटा है, हाँ। तू भीड़ में खो जाएगा, मुंबई बहुत बड़ा शहर है। और मैं तो अपनी मम्मी के साथ ही छोटा था, 16 साल की उम्र में। मतलब मम्मी अगर वॉशरूम जा रही है तो मैं उसके पीछे पीछे उसकी उंगली पकड़ के भाग लेता था। जी। तो वो बोलता था कि तू अभी माँ के पल्लू से बंधा हुआ है, और तू सोच रहा है कि मैं मुंबई शहर में जाकर स्ट्रगल करूंगा, एक्टर बनूंगा। लेकिन यहाँ मेरे रिलेटिव, मेरे नानी जी थे, तो मैं उनके साथ में रहना, फिर धीरे धीरे काफी साल लग गए मुझे यहाँ पे लोगों को जांचने में। जी। बहुत तरह के लोग हैं यहाँ पे, अच्छे हैं, बुरे हैं। और एक्सपीरियंस किया मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मिलने के बाद, पता चला कि यार दिस इज द लाइफ एक्चुअली। और स्ट्रगल के बाद फिर चीजें निखरती गई, धीरे 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 मन लग गया मुंबई में, और आज ऐसे। जी। अभी आपकी अपकमिंग फिल्म कौन कौन सी है, जरा आप दर्शकों को बताएं आप, और किस तरह का रोल है उसमें? फिल्म जो मेरी आने वाली है इनकाउंटर 4 है, और इश्क अतरंगी है। जी। और एक फिल्म मेरी प्लान हो रही है दारा, DARA दारा। वो एक बहन भाई की स्टोरी है। वो अक्टूबर में स्टार्ट होगी फिल्म। वो एक मतलब रेप और मर्डर के ऊपर सस्पेंस फिल्म है। तो ये तो है मेरी थिएट्रिकल फिल्म है। और कुछ वेब सीरीज है, एग्जिट है, एक डबिंग और है, मुझे उनका टाइटल याद नहीं आ रहा, जी। वो है। कुछ सॉन्ग एल्बम्स मैंने हिंदी की है, मॉडलिंग भी की। जी। एक अभी पंजाबी सॉन्ग मैंने तैयार किया है। जी। उसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब गढ़ी चमकौर से जंग जीत कर निकले थे, जब मुगलों का राज था, और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अपना पूरा परिवार, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, श्री गुरु तेग बहादुर जी, अपनी माता जी, सबकी कुर्बानी दी उन्होंने। तो उस चीज को मैंने एक पोयम में गाया है, और वो पोयम जो है वो मेरे गुरु महाराज संत नारायण सिंह जी ने लिखी थी। और उसको गा के मुझे बड़ा एक प्राउड फील हुआ, उसको बना के बड़ा प्राउड फील हुआ, और वो अब टी सीरीज में आने वाली है। जी, मतलब कि आप एक्टर तो हैं लेकिन आप सिंगर भी हैं। बिल्कुल, हम इस म्यूजिक एल्बम का आपसे हम
मुखड़ा ज़रूर सुनेंगे, लेकिन अभी हम जो आपकी फिल्में आपने की हैं, जो वेब सीरीज आपने की है, हम चाहते हैं उसका कोई डायलॉग आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। जो फिल्में की है मैंने, या अभी मतलब गाना सुनाऊं अपनी फिल्म का, या क्या नहीं, डायलॉग गाने हम सुनाऊं सर? सुनेंगे आपसे बाद में, अभी हम चाहते हैं कोई आप डायलॉग सुनाएं आप। डायलॉग अपनी फिल्म का या कोई और फिल्म का? आपको आपको जैसी मर्जी, जो आपको कंफर्टेबल है। अगर आप कुछ और डायलॉग भी बोलना चाहें तो बिल्कुल बोल सकते हैं आप। नहीं नहीं, मैं अपनी फिल्म का बताऊंगा आपको। जी एक बिल्कुल। सीन होता है जहाँ पे लड़की को मैं शहर से बहुत दूर बुला लेता हूँ, हम्म। और वो लड़की मुझे बोलती है, यार उसमें मेरा नाम दिलदार है कैरेक्टर में। वो लड़की बोलती है, शहर से 16 किलोमीटर दूर तू मुझे प्यार भरी बातें करने के लिए बुला लेता है, तो मतलब कोई और जगह नहीं मिलती है तेरे को, ये सुनसान जगह पे बुला लेता है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार ये तो हर लवर की कहानी है। मतलब ये लैला ने भी यही किया, मजनू ने भी यही किया, शरीफ फरहाद, सच्ची पुन्नू, उन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ। जी। और उनको फॉलो करके मेरे अंदर भी वैसे ही जुनून है आशिकी करने का, और मुझे भी बिल्कुल। अच्छा तो लगता है कि मैं आपने तुम्हें किस इतना अंदाज में फिल्म में इस डायलॉग का आपने बोला था, वो अंदाज हम आपका देखना और सुनना चाहेंगे। अच्छा अच्छा, वो अंदाज आपको सुनना। जी। अच्छा, उसमें था यार ऐसी जगह तो मैं ढूंढता रहता हूँ, तुम्हें पता है, सस्सी पुन्नू, शरीफ फरहाद, लैला मजनू सब ऐसी जगह ढूंढते रहते थे। उन्हें वीरान में मतलब प्यार करने में बड़ा मजा आता था। इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम भी इतना दूर शहर से बस में चलकर आओ और मुझे मिलो। और वो देखो सामने जो पप्पू खड़ा है ना, हम दोनों ये सोचते हैं कि चलो तुम आओगी, उसके बाद हम लोग पिक्चर देखने जाएंगे। तो मुझे अच्छा लगता है तुम्हें दूर बुलाकर। अच्छा लगता है मुझे। मेरे पापा की गालियां पड़ती हैं, पता है तुम्हें? ठीक है, आज के बाद मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, ओके, हम लोग शहर में मिल लेंगे। तो ये था सर छोटा सा एक। जी बिल्कुल, मतलब जिस तरह का इसके टाइटल था, बिन फेरे फ्री में तेरे का, उसी तरह के इसके डायलॉग भी हैं, बड़े फन और इंटरेस्टिंग। जी, एक 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 थैंक यू सर। सवाल इंडस्ट्री में अक्सर एक गूंजता है कास्टिंग काउच को लेकर, और अक्सर ये माना जाता है कि कास्टिंग काउच सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लेकिन अक्सर हमने कुछ खबरें पढ़ी है जहां पर कि लड़कों के साथ भी कास्टिंग काउच हुआ है रोल देने को लेकर। तो क्या इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और कभी किसी ने कुछ फोर्स किया आपको, इस तरह की कुछ आप घटना से आप रूबरू हुए हो? हाँ सर, ये एक्सपीरियंस नहीं, मतलब इस तरह के हालात बहुत बार बने हैं। लड़कियों के साथ तो होता ही है। जो आउटसाइडर होते हैं हमारी तरह, जो बाहर के लोग जो लड़के आते हैं, तो उनको भी कुछ इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं, मतलब सारे लोग नहीं है, कुछ लोग हैं जो मतलब गलत चीजें करते हैं उनके साथ में। लेकिन मुझे पता चल चुका था कि यार इनका मन अच्छा नहीं है और ये लोग गलत लोग हैं, तो मैं उनसे किनारा करके साइड में हो गया। लेकिन ये होता है, ऐसा है इंडस्ट्री में। जी। अच्छा बिल्कुल, एक एक एक्टर के लिए, खासकर हीरो के लिए डांस करना एक थोड़ा ज़रूरी हो गया आजकल, कि अगर एक हीरो है, अगर वो बहुत अच्छा डांस करता है तो उसको पब्लिक ज़्यादा पसंद करती है। हालांकि कुछ बड़े सुपरस्टार हमारे इंडस्ट्री में हैं जिनको डांस नहीं आता, लेकिन उनकी एक अलग अदा है डांस करने की। चाहे सनी देओल की हाँ बात जी। कर लें, अजय देवगन की बात कर लें, लेकिन आपने तो जो मशहूर कोरियोग्राफर थी सरोज खान, हाँ आपने जी उनसे डांस सीखा है। तो कैसे आपने उनसे डांस सीखा, क्या कुछ एक्सपीरियंस था आपका उनके साथ, वो साझा कीजिए आप प्लीज। सर, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वेरी फर्स्ट डे इन डांस क्लास, एज आई एंटर द डांस क्लास, तो वहाँ पे रानी अब्बा मैडम थी जो कथक सिखाती थी। उन्होंने बोला, जब मैं फर्स्ट स्टेप कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि यार ये लड़का कभी डांस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो बॉडी थी मार्शल आर्ट कर करके ना, वो बहुत स्टिफ हो गई थी। तो मुझे ना डांस में क्या होता है, बहुत एकदम कंफर्ट बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी बॉडी में, तो मेरे से हो नहीं रहा था। लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा था कि मुझे उसको करना है और कैसे भी करके करना है। तो सरोज जी ने मुझे एक डायलॉग बोला था, यार ये लड़का एक दिन तू देखेगी रानी अब्बा, एक दिन देखेगी, ऐसा नाचेगा कि तू भी हैरान हो जाएगी। तो उनका इस तरह से बोलना मेरे अंदर एक, बोलते हैं ना, एक बारूद भर दिया, एक जोश भर दिया। तो मैंने फिर जब स्टार्ट किया, मेहनत की करते करते, फिर मेरे साथ में हरमन बावेजा, निखिल तंदीर, प्रियंका चोपड़ा, अमृता राव, बहुत सारे आर्टिस्ट जो आज बहुत बड़े लोग हैं, वो थे। और करते करते फिर मुझे आ गया कथक, इंडियन और वेस्टर्न डांस, माइकल जैक्सन के कुछ स्टेप्स, और बस इस तरह से। जी, डांस आपने कहा कि कथक भी आपको आता है, तो कथक आपने इसी बीच में सीखा या शुरू से आप सीख रहे थे? और डांस की बात करें, जिसको हम अक्सर बॉलीवुड डांस कहते हैं, तो आप जब छोटे थे उस वक्त भी आपके फिल्में गानों में डांस किया करते थे, या फिर जब आपने तय किया कि मुझे इंडस्ट्री में आना है, फिर आपने डांस को लेकर थोड़ा सीरियस हुए, फिर आपने सीखना शुरू किया? सर मुझे ना 16 साल, मुझे कुछ भी नहीं आता था, जीरो था मैं। ना मुझे डांस आता था, ना फाइट आती थी, ना एक्टिंग आती थी, कुछ नहीं आता था मुझे। मतलब यहाँ आने के बाद मुझे जब लगा कि यार ये, हम लोग बोलते हैं कि एक्टर बनना, लेकिन एक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कितना कुछ सीखना पड़ता है। तो
उस चीज की तैयारी करना जरूरी था। तो मैंने डांस क्लास ज्वाइन की और सरोज जी की डांस क्लास मुझे मिली ऑन लकी। तो 2 दिन वेस्टर्न होता था, 2 दिन इंडियन होता था, 2 दिन कथक होता था। तो ये 2-2 दिन कर करके फिर मैंने पॉलिश किया, मतलब मैंने देखना शुरू किया गोविंदा जी कैसे नाचते हैं, ऋतिक रोशन कैसे नाचते हैं, सनी देओल जी का डांस अलग अंदाज है, धर्म जी का अपना स्टाइल है। तो मुझे गोविंदा जी बहुत पसंद है, उनके डांस करने का स्टाइल सबसे अलग है। उनकी जो बॉडी में रिदम है, उनकी बॉडी में जो सरस्वती समाई हुई है वो नेचुरल है, जो हर बंदा नहीं कर सकता है। तो ये करते करते सर मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रात के 2-2 बजे तक मैं लगा रहता था अपने घर पे, तब जाके थोड़ी शार्पनेस आई मेरी बॉडी में, थोड़ा सा वैसा एक बैलेंस बना डांस का और फाइट करके बॉडी को कैसे अपना करना है। जी, आपको डांस भी आता है और हमें पता है कि आप मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट भी है, तो ये तो सोने हाँ पर जी, सुहागा है, क्योंकि एक एक्टर को एक्टिंग, डांस और फाइट आनी चाहिए। तो जब आप थैंक यू सर। जी, पहले तो ये जानना चाहूँगा, ब्लैक बेल्ट जो आप मार्शल आर्ट में है, तो कितने समय से आपने इसमें मार्शल आर्ट में आपने ट्रेनिंग शुरू की थी और वो ट्रेनिंग का दौर कैसा था? और जब आप फिल्मों में आप जब फाइट कर रहे थे, तो फिर तो बहुत आसान होता होगा आपके लिए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी ब्लैक बेल्ट हैं। फिल्मी फाइट अलग होती है सर, मार्शल आर्ट अलग होती है। जी मार्शल जी, आर्ट में बिल्कुल जान आपने सही निकल कहा, जाती है। लेकिन जो मूवमेंट हमने देखा है अक्सर, हम जाएं 25-30 साल पहले, तो जिस तरह से फाइट होती थी, अब फाइट बिल्कुल बदल गई है। अब ज्यादातर उसमें मार्शल आर्ट है, ताइक्वांडो है, कराटे दिखाई देते थे। पहले हमारे एक इंडियन फाइट होती थी, अगर कोई हीरो अगर किसी को लात भी मार रहा है, तो हमने देखा है उसको जो लेग हुआ करता था वो बैंड होता था। लेकिन अगर आज कोई लात मार रहा है तो बहुत उसकी स्ट्रेट जाती है, बिल्कुल लगता है कि वो मार्शल आर्ट में बिल्कुल एक्सपर्ट है वो। सर आखिर क्या है ना, जो फाइट दिखाते हैं ना, टेक्निकली चीजें इतनी अच्छी आ गई हैं जी। फाइट करने में। तो काफी सारी चीजें टेक्निकली हैं इसमें, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया, जैसे अक्षय जी बहुत बढ़िया फाइट करते हैं। तो टेक्निकल चीजों की सपोर्ट से ना आज फाइट देखने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वो टाइम पे जब धर्म जी की फिल्में आती थी, सनी देओल साहब की फिल्में आती थी, तो वो एक नेचुरल और एक देसी फाइट जिसको बोल सकते हैं, वैसा दौर था वो। टेक्निक के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती है। बाकी मार्शल आर्ट में बॉडी को बहुत तोड़ना पड़ता है, स्किपिंग करनी पड़ती है, बहुत टफ है। मतलब मैं 20,000 बार तो स्किपिंग ही करता था और मेरी बॉडी जवाब दे देती थी, लेकिन मेरे को करना था, सीखना था, सब कुछ मैंने किया फिर। और काफी साल लगे उसको, 7-8 साल लग गए उसकी ट्रेनिंग में मुझे। जी, हमने अक्सर देखा है कि इस तरह के जो फाइट सीन होते हैं उसमें कभी-कभी कुछ हादसे भी हो जाते हैं, कभी-कभी किसी को चोट भी लग जाती है। तो कभी जब आप हाँ जी। फाइट कर रहे थे, आप कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि आपको चोट लग गई या आपके कारण किसी और को चोट लग गई? हाँ, नहीं मेरे कारण किसी को चोट नहीं लगी। एक्चुअली मेरी फिल्म दिन तेरे में एक सीन था जब गाड़ी 60 की स्पीड से सामने से चल के आ रही है और मुझे सामने से उसके ऑपोजिट में दौड़ना है। तो दौड़ते दौड़ते गाड़ी मेरी तरफ आ रही है, मैं गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ और मुझे गाड़ी के बोनट पे पैर रख के ना, तो पीछे जो उसके जो फाइटर है उनको मुझे एक मतलब मुक्का या थप्पड़ मारना था उनके ऊपर। तो वो मेरा पैर, जैसे ही मैं गाड़ी के ऊपर पैर रखने लगा तो मेरा पैर फिसल गया, मतलब जूता फिसला और मैं, अच्छा था कि मैं गाड़ी की एक साइड में गिरा, टायर के सामने नहीं आया। तो वो एक थोड़ा सा मतलब एक्सीडेंट जैसा था, मैं बच गया, लेकिन मैंने बैलेंस कर लिया उस चीज को। यही फायदा होता है कि आप एक्टिव होते हैं मार्शल आर्ट में, तो ये चीजें मतलब कुछ इफेक्टिव नहीं करती। जी हाँ, तो वो एक छोटा सा था। और ऐसे ही बाइक का भी स्टंट था उसमें। तो बाइक में 90 की स्पीड से दौड़ा रहा था और उसमें मुझे खड़ा भी होना था, स्ट्रेचिंग भी करनी थी, लेकिन इतनी स्पीड थी, ठंड भी बहुत थी, सामने बहुत बड़ा एक पिलर खंबा था, मैंने देखा नहीं और वो अचानक एकदम से, मतलब कुछ सेकंड भी, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, वो लग जाता उसमें। लेकिन मैंने बाइक घुमाई और बहुत बैलेंस किया, उसको मुश्किल से रोका। तो ये सब चीजें होती रहती हैं थोड़ी बहुत। जी बिल्कुल होती रहती है और हमने अक्सर खबरें भी सुनी है कि कई के जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनको चोट लग जाती है, फिर शूटिंग रुक भी जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल जी लगती है इसलिए सर, बहुत वो ध्यान चोट रखना ज़रूरी है। जब भी आप लोग फाइट करते होंगे या आप लोग डांस करते होंगे, तो इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखा जाता होगा आप लोगों की तरफ से कि हमें चोट ना लगे, क्योंकि अगर आप लोग को चोट लग गई तो फिर तो शूटिंग रुक जाएगी, और शूटिंग रुक गई तो बेचारा जो प्रोड्यूसर है, जिसके पैसे लगे हुए हैं, उसका तो बड़ा नुकसान हो जाता होगा। बहुत भारी नुकसान होता है। और जान, इज्जत, किसी की जान चली जाए तो उससे बढ़कर, हाँ जी, मतलब वो तो भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है शूटिंग में। जी अर्श जी, आप सिंगर हैं, आप ब्लैक बेल्ट में, आप ब्लैक बेल्ट भी हैं मार्शल आर्ट में, आप एक्टर भी हैं। तो जो सिंगर की जो शुरुआत हुई है आपकी, ये पहले आप सिंगर थे बाद में एक्टर बने, या पहले आप एक्टर थे फिर एक्टिंग के साथ साथ आपको लगा कि मुझे सिंगिंग में भी हाथ आजमाना चाहिए, फिर आप सिंगर भी बन गए, और जो अभी आपका म्यूजिक वीडियो एल्बम आने वाला है, जरा उसके बारे में भी आप बताइएगा। लेकिन पहले बताइए कि सिंगर आप कैसे बने आप?
सर सिंगर मैं बचपन से था, मतलब जी। मुझे 5-6 साल की उम्र में ही गाने का बड़ा शौक था। मैं खेतों वेतों में गुनगुनाता था, कॉलेज स्कूल में गाता रहता था। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो बोलते थे यार तू बहुत अच्छा गाता है, तू सिंगर क्यों नहीं बन जाता। लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि यार मुझे सिंगर बनूं या एक्टर बनूं। मतलब मैं बच्चा भी था, बहुत छोटा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो जब मैंने एक्टिंग की तरफ रुझान किया तो सिंगिंग वाला जो रियाज था वो छोड़ दिया मैंने। लेकिन वो जो रियाज आपने किया होता है वो आप कभी भूलते नहीं हो। वो 4 साल के बाद भी करोगे तो वो रिवाइंड हो जाता है। तो वो सिंगिंग करते करते फिर अभी जब मैंने कुछ अपनी फिल्म में भी एक गाना गाया तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बोलते यार यू आर वेरी गुड सिंगर। तो एक जोश आ गया। फिर कुछ वीडियोस किए मैंने, उसमें एज ए मॉडल काम किया, एक्टर काम किया। उसके बाद फिर मेरी एक दिल में इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसी एल्बम बनाऊं जिससे बहुत बड़ा मैसेज जाए लोगों को। और ये क्योंकि मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ और आपको पता है हिंदू और सिख धर्म में इतनी सारी कुर्बानियों के इतिहास भरा पड़ा है, यू नो बेटर देन मी, कि ऐसा कुछ करें कि लोगों को एक सोशल मैसेज दी जाए। और मैंने गुरु साहब की एक पोएम थी, पोएट्री थी, उसको गाया। उसको गाने के बाद मुझे लगा यार इसको प्रॉपर बढ़िया शूट करना है। फिर वो मैंने बनाई। तो वो एक तो मैंने ऐसे शुरुआत की। अभी मुझे 2 गाने और बनाने हैं, हिंदी डांस है उनमें और एक सैड सॉन्ग है, इस तरह से। तो मेरी ये सिंगिंग वाला तो मेरा बचपन से था, वो गले में सुर तो था ही मेरा बचपन से। अभी आपका जो पंजाबी म्यूजिक एल्बम आने वाला है, हम चाहेंगे इसका एक मुखड़ा आप जरूर हमारे दर्शकों को हाँ सुनाएं। जी, इसमें सर ये कहानी है कि गुरु साहेब गुरु गोविंद सिंह जी जब अपने बड़े बेटों का बलिदान देके गढ़ी चमकौर से 1704 ईस्वी में रात को निकले थे, तो उस टाइम उस सिचुएशन को देखते हुए जो देवी देवता थे वो भी इतने इमोशनल हो गए थे। उनके सेक्रीफाइस को देख के वो रो पड़े थे और गुस्सा भी था उनके अंदर। तो वो लाइनें मैं चंद जो मेरे गुरु महाराज ने लिखी थी, जो मैंने गाई है, तो वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसके थोड़े वर्ड मुश्किल है, आपको समझ में कम आएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल, पंजाबी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। भले शब्द नहीं समझ में आए लेकिन उसका मतलब अक्सर समझ में आ जाता है। इसमें कहा चाहिए, दे पेटा पुत्रा दी जदों गुरु कलगी तरसी तुरिया, कोई वादा टलदी नार दे विच इंद्र देवता घूरिया, बण बदल गुस्से दा बण बदल गुस्से दा लग्या विच अरशां दे गड़कन, विच रात हनेरी दे लग गई अग पर लोगी भड़कन। ये था सर। नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही आप अच्छा गाते हैं। आप तो हमारी इच्छा बढ़ गई, हम एक आध गाना और सुनना चाहेंगे आपसे, और वो भी पंजाबी में, प्लीज, आपका मनपसंद। पंजाबी गाना या हिंदी का? नहीं, पंजाबी, हम पंजाबी सुनना चाहेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, पंजाबी सुनना है जी। तो मुझे सुखविंदर जी का एक गाना बड़ा अच्छा लगता है, चलते चलते मूवी से, जो शाहरुख और रानी मुखर्जी के ऊपर फिल्माया गया है। वो आपको गा के मतलब सुनाता हूँ। हो लाई भी न गई तेरी भाई भी न गई, लाई भी न गई तेरी भाई भी न गई, मेरे मान दा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टुट गई सोहणीए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी ओ टुट गई सोहणीए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, सच्चा रब रखा मुंह मोड़ जान वालिए, दिल लेके मेरा दिल तोड़ जान वालिए, ओ मेरे मरदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टुट गई सोहणीए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा। हाँ जी, बहुत खूब अर्शद जी, वाकई आप बेहतरीन एक्टर भी हैं, आप सिंगर भी हैं, आप मार्शल आर्ट में आप ब्लैक बेल्ट भी हैं, आप ना, आप तो बिल्कुल परफेक्ट हैं आप जी। आपका पसंदीदा हीरो कौन है और फेवरेट हीरोइन कौन है? मेरे सर हीरो जिसे कहा जाता है वो धर्म जी है जी। एक्टर में गोविंदा जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, वर्सटाइल एक्टर हैं। अजय देवगन जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे इंसान भी। अजय देवगन जी, धर्म जी बहुत अच्छे इंसान है, गोविंदा जी भी बहुत अच्छे हैं। और हीरोइन में सर मुझे श्रीदेवी जी बड़े अच्छे आर्टिस्ट लगते थे, माधुरी दीक्षित जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जी, और अमिताभ बच्चन जी हैं, मतलब जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, अक्षय जी हैं, सारे ही अच्छे हैं।
जी, गोविंदा जी के बहुत सारे फेमस डायलॉग हैं। अगर आपको उनका कोई डायलॉग याद हो और अगर आप सुनाना चाहें तो प्लीज हम सुनना चाहेंगे। अच्छा अच्छा, गोविंदा जी का एक कॉमेडी सा एक डायलॉग है, चलो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। जी। उसमें वो एक सामने वाले को थप्पड़ मारता है, तो थप्पड़ मार के बोलता है, ये तूने मेरे पापा को मारा है? अब बता, दूध का पटेला हिस्सा कौन? मैं हूँ रे। काजू का निचला हिस्सा कौन? मैं हूँ रे। काला बैंगन कौन? मैं हूँ रे। चल हटा सावन की किताब, खा गुजा बत्ती गुजा टुकले पुटुकले, मोंटी पे खड़ी अंटी, बजारी ली बार बार घंटी। चल कुल्ला पश्चिम की तरफ घुमा और निकल ले, उठले फटले इशारा मन के, वरना कानपुर के नीचे एक दूंगा, साले हवा टाइट कर दूंगा तेरी। चल चलना चलना चलना, बस क्या है। हाँ सर, ये गोविंदा नहीं, जी बहुत का- बढ़िया। गोविंदा के जो डायलॉग है इतने लंबे होते हैं और इतने उसमें डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, आपको पूरा याद है और आपने बहुत अच्छे से इसको आपने डिलीवर किया है। थैंक यू अर्श, सर। नहीं, मेहनत करनी पड़ती है जी, सर, जी। बहुत मेहनत है इस जी। लाइन में, आसान नहीं है। लोगों को लगता है यार ये मजाक है, ये जी। बहुत बड़ी समस्या है सर। बिल्कुल तब बिल्कुल जाके अर्श कोई गोविंदा जी, बनता है। जी बिल्कुल अर्श हाँ देओल जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, समय निकाल कर आपने हमसे बात किया। और भविष्य के लिए थैंक यू आपको सर, बहुत बहुत थैंक यू। शुभकामनाएं। जो आपकी फिल्म आने वाली है वो बहुत अच्छा बिजनेस करें और आप लगातार इस फील्ड में और आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बातें सितारों की में आज हमने बात की अभिनेता हर्ष देओल से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।